हेलो दोस्तों, हिंदी के लिए कम समय में अच्छी तैयारी के लिए कलाम एकेडमी के द्वारा जो बुक लिस्ट जारी करी गई है उनका सॉल्यूशन अपन इस चैनल पर करने वाले हैं, जिसमें हिंदी आपके 39 टॉपिक्स में यहाँ पर बताई हुई है। कंप्लीट संक्षेप में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके साथ में आपको जो मैटर है वो यहाँ पर संक्षेप में शॉर्ट शॉर्ट दिया हुआ है। जो मेन चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर बता रखी है और शिक्षण विधियाँ भी यहाँ पर मैंशनड है। कुल 40 टॉपिक लगभग यहाँ पर है, 39 टॉपिक है। तो आप ये मान करके चलिए कि एक वीडियो में अपन 5 टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और कुल 8 लगभग वीडियोज़ में अपन यहाँ पर पूरा हिंदी कवर कर लेंगे। और यकीन मानिए छोटे छोटे वीडियोज़ में अपन पूरा हिंदी बिल्कुल मज़े में पढ़ लेंगे। जिनकी तैयारी पहले हिंदी की काफ़ी अच्छी हो रखी है तो उनका रिवीजन हो जाएगा इन क्लासेस से, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या बहुत कम तैयारी है तो उनका थोड़ा सा बेस तैयार इन क्लासेस से हो जाने वाला है। उतना सफिशिएंट आपकी तैयारी हो जाने वाली है कि आप पात्रता परीक्षा को ईजिली पास कर लें। इन क्लासेस के साथ में आप ज़रूर जुड़ें ताकि आपकी हिंदी की तैयारी और अच्छी यहाँ पर हो जाए। और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी चैनल पर आ रही हैं जिनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 39 टॉपिक जो हैं और एक आध टॉपिक आगे पीछे करके 40 टॉपिक लगभग रहेंगे। तो 5-5 टॉपिक एक वीडियो में कवर करते हुए यहाँ पर पढ़ लेंगे शिक्षण विधियों सहित। ये भी आपको समझना है कि टीचिंग मेथड्स भी आपके इसी में मेंशन रहेंगी, जिनकी क्वेश्चंस वगैरह सारा कुछ सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करेंगे। थोड़ी थोड़ी थ्योरी और थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन यहाँ पर करते हुए पूरा यहाँ पर अपन रिविजन कर लेंगे। पहला अपना जो टॉपिक आता है वर्ण विचार और शब्दकोश को लेकर के, यहाँ पर अपना पहला टॉपिक रहता है। तो यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले तो वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर के तालव्य व्यंजन है। आरटेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो तालव्य व्यंजन है वो च, छ, ज, झ, ये क्या है, तालव्य व्यंजन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। उच्चारण स्थान को लेकर के जो बात हो रही है, मूर्धन्य से री और ट वर्ग पूरा यहाँ पर आएगा। ट, ठ, ड, ढ, अण, र तथा श का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होता है। ये वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, ई च वर्ग होता है पूरा, और य तथा श का उच्चारण स्थान तालु होता है। ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। दंतव्य, दंत से उच्चारण तो त वर्ग पूरा आएगा, त थ द ध न आएगा, और ल तथा श का उच्चारण स्थान दंत होता है। ये वर्ण दंत्य वर्ण कहे जाते हैं। होठ से उच्चारण ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं, उ प वर्ग यहाँ पर पूरा होगा। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, होठ होता है। ये वर्ण ओष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन से वर्ण कहे जाते हैं। और यहाँ पर उच्चारण स्थान को लेकर के एक चार्ट जो यहाँ पर बना हुआ है ये भी आप यहाँ पर देखिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। नासिका से उच्चारण होने वाले यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, अण, ए, अण, न, म, ये जो रहेगा तो ये यहाँ पर नासिका से उच्चारण है। मूर्धा से है ट वर्ग र और श। होठ से यहाँ पर प वर्ग पूरा होठ से उच्चारण है। तालु से च वर्ग यश। कंठ से क वर्ग और है और विसर्ग। और व दंतोष्ट से दंतोष्ट वर्ग यहाँ पर रहेंगे। व दंतोष्ट और दंतोष्ट वर्ण ये रहता है। और दंत से क्या रहेगा, त वर्ग और ल और श। तो ये उच्चारण स्थान यहाँ पर आपको समझना है। व्यंजनों का उच्चारण स्थान हमने समझा। इसके बाद में आता है वर्णों का स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान आता है कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ये प्रश्न आया हुआ 2011 में। तो आ जो है वो होठ से उच्चारित नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देखिए कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो आप इस चित्र के माध्यम से समझिए। नासिका से अंग जो होता है उसका उच्चारण होता है। मूर्धा से री का उच्चारण हो रहा है। तालु से ई का उच्चारण हो रहा है। कंठ से ए आ और अह का उच्चारण हो रहा है। दंत से कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। और होठ से यहाँ पर उ और उ का, बड़ा उ का, यहाँ पर दोनों का उच्चारण हो रहा है। उसके आगे यहाँ पर बढ़ते हुए अपन बात करते हैं ए और ए जो होते हैं वो कंठ और तालु दोनों के मिलकर के यहाँ पर कंठ तालु से कंठ तालव्य वर्ण ये होते हैं। ए और ई के मिश्रण से ये बनते हैं। ओ और ओ जो होता है वो कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। ए उ के मिश्रण से बनते हैं। चंद्र बिंदु जो रहती है वो अनुनासिक ध्वनि है क्योंकि इसका कोई अक्षर रूप नहीं होता है। अंग जो है अनुस्वार और अह जो है विसर्ग अयोगवाह ध्वनियाँ होती है। तो ये बेसिक सी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है उच्चारण को लेकर के। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए कि रीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ ढ का उच्चारण स्थान। ढ के उच्चारण स्थान की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब कि ट वर्ग का ये आने वाला है। ट वर्ग का ढ आएगा तो यहाँ पर सी आने वाला है। मूर्धा यहाँ पर उच्चारण स्थान रहेगा ट वर्ग का। ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यह मूर्धन्य वर्ण है, ये समझना है। इसके बाद में किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। आरटेट यहाँ पर रीट 2011 में L2 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए ऑप्शन, स्वर के बाद आने वाली नासिक की जो ध्वनियाँ हैं इनको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पर आप इसके बारे में और डिटेल में समझिए कि पहले दूसरे तीसरे वर्ग के जो अंतिम 5वां वर्ण है अण, ए और अण, ये
न में नासिक ध्वनियाँ हैं, इनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में स्वरों के बिना नहीं होता है। जैसे संकलन कैसे करेंगे, स, ए, ड, क, ए, ल, न, ये इस तरह से, ये इसका संधि विच्छेद आप करके देखिएगा। और संचार का, दंड का, संदेह का, संयोग का, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको समझ सकते हैं। इसके आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है। आर्टेट L2 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो 6 वर्ण जो है वो घोष वर्ण नहीं है। अब सवाल आता है कि घोष वर्ण क्या होता है। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, बाह्य प्रयत्न और आंतरिक या आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो घोषत्व कंपन नाद के आधार पर शघोष या घोष या फिर अघोष यहाँ पर रहता है। घोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण। तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का। तो यहाँ पर हो गया अंतस्थ, ये, रे, ले, वे तथा स्वर सारे क्या होते हैं, घोष होते हैं या सघोष होते हैं। अघोष की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श तीनों श यहाँ पर अघोष होते हैं। दूसरा जो प्रकार था इसका, दूसरा प्रकार था कि प्राण वायु, श्वास वायु या फिर प्राण तत्व के आधार पर, तो अल्प प्राण और महाप्राण की बात हो रही है। अल्प प्राण क्या होंगे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, अंतस्थ, यरलव्य तथा सभी जो स्वर हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। वर्ग का विषम वर्ण प्लस अंतस्थ प्लस स्वर। दूसरा महाप्राण क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, श और है महाप्राण होते हैं। वर्गों का जो सम वर्ण है प्लस ऊष्म वर्ण, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में 6ठा क्वेश्चन देखिए, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह की बात हो रही है। आर्टेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो च, ज और ए यो क्या रहेगा, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह रहेगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में ए स्वर नहीं है। तो डी में, स्नेह में यहाँ पर ए स्वर नहीं है। वैदिक में आप देखिए व, ए, द, ई के यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से होगा। तो ए स्वर इसमें है। एके में ए स्वर है, पैतृक में ए स्वर है, बट स्नेह में यहाँ पर ए स्वर, बड़ा ए जो आ रहा है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। इस तरह से आपको समझना है। 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद अपने को करना है। आर्टेट 2011 में L1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद इस तरह से करेंगे जैसा कि अभी हमने यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में किया था, वैसे ही यहाँ पर पै, ये आधा आधा करेंगे। पै, यास, प्यास जो है, पै यहाँ पर आधा है, स्वर रहित है, तो आधा पै करेंगे और ये को आधा करने के बाद में आ बाहर निकाल देंगे और फिर श और ए यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह से ये इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। आर्टेट L2 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डी ऑप्शन, रिवाज में ये आपके री स्वर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी व्याख्या में, कृपा, कै आधा और री यहाँ पर रहेगा और पै और आ यहाँ पर बाहर निकाला है तो ये रहेगा। दूसरा है कृष्ण की बात हो रही है तो कै और री और श, अण और ए यहाँ पर बाहर निकाला है। और दृष्टि में द और री यहाँ पर है और श, ट और ई है। और रिवाज में र, ई, व, आ, ज, ए यहाँ पर है। तो री यहाँ पर चौथे रिवाज में यहाँ पर नहीं है, बाकियों में सब में री का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपको समझना है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। रीट L1 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो असमान व्यंजनों से मिलकर के बना ध्वनि समूह है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे श और क और श और ऐसे मिलकर के श बना है। त्र, त, र और ऐसे मिलकर के त्रिशूल, त्र वो बना है। ज्ञानी वाला जो ग है वो ज और ऐसे मिलकर के बना है। और जो श्र है यहाँ पर वो श और र और ऐसे मिलकर के इस तरह से बना है। तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन देखिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे अपन भाषा कहते हैं। ये बात आप जानते ही हैं। आर्टेट L2 2022 में ये क्वेश्चन अपने को पूछा हुआ है। हम अपने विचारों या भावों को दूसरे व्यक्ति के सम्मुख अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को साधन के रूप में काम में लेते हैं। विचारों का अभिव्यक्त करने का जो सशक्त माध्यम है वो क्या है, भाषा है। ये बात रही। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर प, फ, ब, भ, मैं, उ जो स्वर युक्त व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं। तो ये सारे ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। तालव्य वर्ण क्या होंगे, च वर्ग, ये, श, ई यहाँ पर क्या है, तालव्य वर्ण है।
कंठे वर्ण की बात आती है तो पूरा क वर्ग है, ए और आ यहाँ पर जो होगा वो कंठे वर्ण होगा। दंते वर्ण की बात आती है तो त वर्ग और ल और श जो होगा वो यहाँ पर दंते वर्ण है। और यहाँ पर आगे इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला जो 13वां प्रश्न आता है वो 13वां प्रश्न है कि कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद करना है। व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेदों को लेकर के हमने बात करा था घोष अघोष वर्णों में। तो पहला दूसरा अघोष होता है तो वो यहाँ पर क वर्ग के अंतर्गत आता है हर वर्ग का। बाकी वाले जो लास्ट वाले होते हैं वो घोष वर्णों में आते हैं। तो ये आपने पढ़ा है। प्रश्न 5 की व्याख्या आप पीछे वीडियो में प्रीवियस जाकर के देख लेंगे या एक दो बार इस वीडियो को आप रिवाइज करेंगे तो और भी अच्छी प्रकार से आपकी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। एक बार में पहली बार में हो सकता है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आए, बट आप दोबारा 3 बार इसे रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है अपना, निम्नांकित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर बी जो है निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम में सही है। तो शब्दकोश का जो क्रम यहाँ पर सही है वो इसमें सही है। ईमानदार, नम्रता, विपत्ति यहाँ पर रहेगा तो ये इसका शब्दकोश का क्रम सही है। 16वां जो क्वेश्चन है वो है शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित है। तो यहाँ पर अपर और कालिदास ये जो है पहला तो ये सही व्यवस्थित है। इस तरह से आपको समझना है। दूसरा यहाँ पर अपना टॉपिक आ जाता है शब्द विचार को लेकर के। अभी तक हमने वर्ण विचार पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं शब्द विचार। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त हो गए हैं तो वे क्या कहलाएंगे। तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम, तत् का अर्थ वैसा का वैसा, समान अथवा वैसा का वैसा आकर के हिंदी में जो मिल गए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। 2011 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि ये क्या हैं, सभी शब्द तत्सम शब्द है। इस तरह से समझना है। और यहाँ पर अपन इसकी व्याख्या को लेकर के बात करते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव को लेकर के यहाँ पर अपन बात करेंगे इस चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको टॉपिक सारे क्लियर ढंग से हो जाए। शर्करा जो तत्सम शब्द हैं, तद्भव क्या होगा, शक्कर। पवन का पौन, ज्येष्ठ का जेठ, अग्नि का आग, रागी का रानी, निष्ठुर का निठुर, काष्ठ का काठ, घृत का घी, घोष्ठ का घोड़ा, ओष्ठ का होठ, हस्तिन का हाथी, कार्य का काज। तो इस तरह से तद्भव तत्सम में आपको यहाँ पर बातें ध्यान में रखनी है। देशज यहाँ पर क्या है, चम्मच। देशज शब्द चम्मच। विदेशी की बात आती है तो कारीगर फारसी का है, किताब अरबी का है, चाकू फारसी का है। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हासिल जो है अपना तत्सम शब्द नहीं है। हासिल अरबी भाषा का शब्द है। सभ्यता, अवलोकन व आवश्यकता तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन देखिए, शमरशु शब्द का तद्भव रूप होगा। 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मूछ यहाँ पर होने वाला है शमरशु। तद्भव और तत्सम के अंतर्गत आपको यहाँ पर और बातें ध्यान में रखनी है कि शमरशु यानी कि मूछ, अश्रु आशु, श्वरशु यानी कि सांस, स्वसुर यानी कि ससुर। तो ये आपको नाम ध्यान रखने होंगे जो परिवर्तन तत्सम तद्भव में हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद में अगला यहाँ पर 21वां प्रश्न आता है, धारित्री का तद्भव रूप। धारित्री का तद्भव रूप क्या रहेगा, धरती। धारित्री का तद्भव रूप क्या रहेगा, धरती। तो ब ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ये। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव है। तो खजूर जो है वो अपना तद्भव शब्द है। इस तरह से ध्यान रखना है। व्याख्या में आप देखिए जो रुक्ष शब्द है वो क्या है, तद्भव रुखा होता है रुक्ष का। वृक्ष का क्या होता है, बिरख या बिरछ होता है। पल्लव तत्सम शब्द का तद्भव क्या होता है, पत्ता। खजूर का होता है खरजूर। इस तरह से आपको ये चीज़ें समझनी है। काम का तद्भव, काम का जो तद्भव है वो रहेगा कर्म। काम का तद्भव क्या रहेगा, कर्म। इस प्रश्न में बोनस इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें काम को तत्सम शब्द माना है, जबकि काम तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप कर्म होता है। तो ये इसका बोनस स्टूडेंट्स को मिला है। समझना है काम का तद्भव क्या होता है, कर्म होता है। सही बात है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 24वां क्वेश्चन, आग का तत्सम क्या है। आग का तत्सम है अग्नि। आग तद्भव शब्द का तत्सम रूप अग्नि रहेगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। उनमें से शून्य क्या है आपकी तत्सम शब्द है। जमीन क्या है, फारसी का शब्द है। शून्य क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप सूना होता है। खुद क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। मजबूत क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। तो 25वां क्वेश्चन इस तरह से व्याख्या हुई है।
उसके बाद में 26वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर हिसाब जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। हिसाब क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। प्रयुक्त उपार्जन व दाक्षा शब्द तत्सम है। अगला आता है 27वां क्वेश्चन देखिए, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर विखंडित, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। व्याख्या के अंतर्गत इसको थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझते हैं कि विखंडित एक ऐसा तत्सम शब्द है जिसमें वी उपसर्ग और खंड मूल शब्द और इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वी खंड इत यहाँ पर विखंडित बना है। मानव और ईय में मानवीय बना है। मानव में ईय प्रत्यय लगा है। मानवता में ता प्रत्यय लगा है। अधीर में अ उपसर्ग लग करके धीर, इस तरह से अधीर बना है। इस तरह से समझना है। इसके बाद में 28वां जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आरटेट यहाँ पर रीट 15 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए और बी ऑप्शन को यहाँ पर करेक्ट माना था। स्वतंत्रता व श्रद्धा दोनों शब्द तत्सम है। झोंपड़ियों जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। आज़ादी फारसी का शब्द है। तो ये 28वां क्वेश्चन इस तरह से हो गया। 29वां क्वेश्चन देखिए, तद्भव शब्द, धुएं या धुआं तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप धूम्र होता है। वृद्धि, वायु व प्रदूषण तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पर संकेत जो है वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। चपेट, आग व झाड़ तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं, तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए, किस समूह के लिए शब्द विदेशी है? सभी शब्द विदेशी किस समूह के हैं? तो पहला ही यहाँ पर करेक्ट रहेगा। किताब, सिनेमा और संतरा जो है ये सारे जो शब्द हैं, यहाँ पर किताब तो अरबी है, सिनेमा अरबी है और संतरा पुर्तगाली शब्द है। उपयुक्त सभी विदेशी शब्द अर्थात आगत शब्द है। काजू फ्रेंच का है। वाचस्पति जो है वो तत्सम। जनेऊ जो है वो तद्भव यदोपति तत्सम रहेगा। कारतूस फ्रांसीसी या फ्रेंच प्रयोजन तत्सम। कुली तुर्की। कर्फ्यू में अरबी। महाविद्यालय तत्सम और गमला तत्सम शब्द। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला 32वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी है इसमें ये देखना है। तो अंदाजा जो शब्द है ये विदेशी है। शब्द धर्म और प्रकृति ये अपने तत्सम शब्द है। और अंदाज जो है, अंदाज ये है फारसी शब्द। इसके बाद में तय शब्द है। तय शब्द क्या है? तो तय शब्द विदेशी शब्द है। तय विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से विदेशी शब्द पेड़, खंड, तालाब, खुर्द, इसमें से यहाँ पर सी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तालाब और जो खुद है ये रहेगा विदेशी शब्द। उपयुक्त प्रश्न के विकल्प सी और डी दोनों में विकल्प प्रयुक्त हुए हैं। खुद और तालाब फारसी भाषा के शब्द हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी है? इसमें आएगा यहाँ पर डी ऑप्शन की गलत जो शब्द है ये गलत अरबी भाषा का शब्द है। व्याकरण, भाषा व क्षमता तत्सम शब्द है। 36वां क्वेश्चन है कि निम्न में से विदेशी शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर दौरान जो है वो विदेशी शब्द है। विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति जो है ये सारे तीनों तत्सम शब्द है। 37वां क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो दो भिन्न जो भाषाएं हैं इनके मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। व्याख्या में आप यहाँ पर देखिए, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। और अग्निबोट, अग्नि और बोट मिलकर के संस्कृत और अंग्रेजी का जो दोनों का शब्द मिलकर के अग्निबोट बना, तो ये यहाँ पर संकर शब्द बन गया। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का, ये दोनों मिलकर के टिकट घर बना। तपेदिक, तप फारसी का और दिक अरबी का, दोनों मिलकर के तपेदिक बने। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी जो है अंग्रेजी और हिंदी के दोनों शब्द मिलकर के रेलगाड़ी बने। जांच करता, जांच तो है फारसी का, करता है हिंदी का, तो फारसी और हिंदी मिलकर के जांच करता बना। रचना के आधार पर शब्द के प्रकारों को लेकर के अपन यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तीन प्रकार के रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास ये रहते हैं बहुव्रीहि समास को छोड़ करके। योग रूढ़ में बहुव्रीहि समास आता है। तो ये आपको शब्द रचना के आधार पर, शब्द के प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है रचना के आधार पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना, किस समूह के लिए सभी शब्द यौगिक हैं? तो यहाँ पर रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल ये सारे क्या है आपके यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। रचना के आधार पर शब्दों को लेकर के यहाँ पर समझते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। घोड़ा, किताब, अजैब घर, मस्जिद, चाय, जूता, पहलवान, दर्शन, मोबाइल, चम्मच, साड़ी व हवा आदि जो शब्द हैं वो रूढ़ शब्द हैं।
यौगिक शब्द क्या है? रसोईघर, रसोई के लिए घर। अनपढ़, न पढ़ या जो न पढ़ सका हो, जो पढ़ा न हो। पुस्तकालय, पुरुषों के लिए आलय, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। राजमहल, राजा का महल। योगरूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। दशानन, दश है आनंद जिसके, रावण। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि ट्रेजेडी शब्द का उत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति किससे हुई है। तो ये विदेशी शब्द है। ट्रेजेडी शब्द विदेशी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दुखांत, दुख घटना, दुखद घटना जिसमें किसी की मृत्यु हो जाए, विपत्ति, आफत, दर्दनाक या दुखद घटना, गंभीर दुर्घटना, त्रासदी आदि इसके अंतर्गत आएगी। 40वां क्वेश्चन है जबरदस्ती शब्द है। जबरदस्ती शब्द है विदेशी। विदेशी ये फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है बल से, बलपूर्वक, मजबूर करके, शक्ति के प्रभाव में। तो ये इसके सारे अर्थ रहेंगे। इसके बाद में 41वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर अनायास जो है ये तत्सम शब्द है। दिमाग अरबी भाषा का शब्द है। काम शब्द का तत्सम रूप है, काम शब्द का तत्सम रूप है कर्म। काम का कर्म होगा, हमने अभी पढ़ा। और लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप क्या रहेगा? लक्ष्य शब्द का रहेगा लाख, लक्ष्य का लाख। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई आपको यहाँ पर रूप बताना है। ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजना। ग्रेनाइट विदेशी है और संगमरमर विदेशी है और नवाजा गया ये भी विदेशी है। तीनों शब्द आपके विदेशी यहाँ पर है। 45वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तद्भव रूप है। तद्भव रूप यहाँ पर रहेगा पंछी। स्वर्ण, कटोक और किरण अपने यहाँ पर तत्सम है और तद्भव यह है पंछी। निम्नलिखित में से तद्भव रूप है तो यहाँ पर क्या है? मार्ग जो है ये तद्भव रूप है। निम्न में से देशज शब्द है तो यहाँ पर पगड़ी अपना देश का देशज शब्द यहाँ पर पगड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए यहाँ पर आपको जो पेपर है उनके नंबर भी आपको बता रखा है। तो आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि किस किस एग्जाम में, किस किस ईयर में किस किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं इन दो टॉपिक्स को लेकर के। अब अपना तीसरा टॉपिक आता है संधि। संधि के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों। संधि की बेसिक जानकारियाँ आप जानते ही हैं कि संधि की परिभाषा क्या है, प्रकार कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार के पूछे गए हैं और जो मेन टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए व्यवस्था में संधि है। व्यवस्था में संधि को लेकर के बात आती है तो व्यवस्था में यण संधि है। यण संधि क्या रहती है कि जिसमें अगर पहले वर्ण में संधि विच्छेद करते समय पहली साइड तो ई और ई हो लास्ट में और दूसरी ओर असमान स्वर यहाँ पर हो तो ई और ई का ये हो जाता है और असमान स्वर इसमें जुड़ जाता है। ए और ऊ रहता है तब भी असमान स्वर है तो वह उसका वह हो जाता है। री प्लस असमान स्वर आ रहा है तो र हो जाएगा। और वी प्लस अवस्था यहाँ पर हुआ, व्यवस्था का क्या हुआ संधि विच्छेद? वी प्लस अवस्था। तो ई प्लस ए यहाँ पर असमान स्वर आ रहे थे तो यहाँ पर व्यवस्था, यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर हुआ। तो ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि ऐसे आपको समझ लेनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है पवन शब्द का संधि विच्छेद आप करिए। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। पो प्लस अन ये अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि में आपको समझना है कि ए ओ ए औ यहाँ पर जो है इनके बाद में अगर स्वर वर्ण है तो ए का अय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ए का आय हो जाता है और ओ का आव हो जाता है। ये अयादी यहाँ पर हो गया है। ए प्लस स्वर है तो अय प्लस स्वर होगा, ए प्लस स्वर है तो आय प्लस स्वर होगा। इस तरह से आपको समझना है। ओ प्लस स्वर होगा तो औ प्लस स्वर यहाँ पर होगा और अगर ओ प्लस स्वर आ रहा है तो आव प्लस स्वर होगा। पवन में क्या रहा? पो प्लस अन रहा तो अयादी संधि का यहाँ पर हो रहा है क्योंकि पो ओ हो रहा है, ओ और ए हो रहा है, ओ और ए यहाँ पर हो रहा है तो पवन यहाँ पर इस तरह से आ रहा है तो ये अयादी संधि का उदाहरण आपको ये समझना है। अगला क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण। गुण संधि का उदाहरण कि निम्न शब्द में किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि देखिए सिंधु उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी दीर्घ संधि है। भारतेंदु, भरत प्लस इंदु गुण संधि है। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर दीर्घ संधि यहाँ पर हो रही है। लोक ऐश्वर्य, लोक ऐश्वर्य यहाँ पर हो रहा है तो इसमें वृद्धि संधि यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा भारतेंदु अपना गुण संधि के अंतर्गत है। अब गुण संधि क्या होती है वो पढ़ते हैं। ए और ई मिलकर के ए बन जाते हैं। ए और बड़ी ई मिलकर के ए बन जाएगी। आ और ई मिलकर के ए बनेगी
और आ और बड़ी ई मिलकर के भी ए बनेगी। यहाँ पर गुण संधि आपको ये समझनी है। ए और ऊ मिलकर के और ए और बड़ा ऊ मिलकर के आ और ऊ मिलकर के आ और बड़ा ऊ मिलकर के ओ बनेंगे, ये आपको समझना है। ए और री आ और री मिलकर के अर बन जाएगा, भारत प्लस इंदु। तो ए और ई यहाँ पर आ रहा है, तो भारत इंदु का यहाँ पर ए हो जाएगा, तो भारत इंदु हो जाएगा, भारतेंदु। गुण स्वर संधि यहाँ पर बन रही है, तो ये आप समझिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है महा प्लस उदय, तो महोदय यहाँ पर होएगा। महा प्लस उदय का महोदय होगा। ए और ओ यहाँ पर ऊ मिलकर के यहाँ पर ओ बन जाएंगे, जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में संधि है। विद्यालय में आप सभी जानते हैं कि विद्या प्लस आल्य होगा, और यहाँ पर आ और आ यहाँ पर इस तरह से जो अपना दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि का उदाहरण ये है अपना, तो स्वर संधि का उदाहरण ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा अपना। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या और देख लेते हैं, समझते हैं कि विद्यालय में क्या रहेगा, विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य यहाँ पर रहेगा, आ और आ यहाँ पर आ हो जाएगा, दीर्घ संधि विद्यालय में रहेगी, दीर्घ स्वर संधि। ए और ए हो, या चाहे ए और आ हो, या आ और ए हो, या दोनों तरफ आ हो, तो यहाँ पर आ रहेगा, दीर्घ स्वर यहाँ पर आएगा। और ई वाले केस में भी ऐसे रहेगा, तो सेम अगर आ रहे हैं दोनों तरफ, तो फिर बड़ा वाला यहाँ पर संधि में आ जाएगा, तो वो क्या रहेगी, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर रही बात। और उपार्जन में संधि कौन सी है, अगला क्वेश्चन देखिए। उपार्जन में संधि है, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उपार्जन में दीर्घ संधि है उप प्लस अर्जन। उप प्लस अर्जन यहाँ पर होगा, ए और ए मिलकर के आ हो रहा है, उपार्जन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण ये अपने सामने आया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह में कौन सी संधि है। सत्याग्रह में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह होगा, ए और आ मिलकर के आ बन रहा है और सत्याग्रह हो रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण अपने सामने आ गया है। तो और भी अच्छी प्रकार से आप इसको समझ गए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, सद्भावना का संधि विच्छेद है। सद्भावना का संधि विच्छेद 11 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, सद्भावना का सत प्लस भावना यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में कै, चे, टे, ते, पे ये रहते हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण ये अगर बाद में आते हैं, तो यहाँ पर अंतस्थ य, ल, व या श में यहाँ पर ग, ज, ड, ध, ब वर्ग का तृतीय वर्ण इस तरह से ये होएगा, तो शत भावना का सद हो जाएगा, तय का द हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आपको समझना है व्यंजन संधि का उदाहरण। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है वृक्षाया। वृक्षाया, यहाँ पर वृक्षाया का अपने को संधि विच्छेद करना है, तो वृक्ष प्लस छाया यहाँ पर इस तरह से होगा। तो वृक्ष प्लस छाया का अपने को कैसे करना है, यहाँ पर व्यंजन संधि का ही ये उदाहरण रहेगा। डी ऑप्शन वृक्ष प्लस छाया यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कोई स्वर प्लस छ यहाँ पर आ रहा है, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, तो च व्यंजन आगम के कारण व्यंजन संधि हो रही है, च आगम और वृक्ष छाया, इस तरह से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है उच्चारण का अपने को संधि विषय बताना है। उत प्लस चारण यहाँ पर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण ही है। स और तय वर्ग अपने पास में है, और दूसरी ओर श या च वर्ग है, तो श और च वर्ग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, श, च, छ, ज, झ और ए यहाँ पर उच्चारण स्थान कैसे यहाँ पर हो रहा है, उत प्लस चारण, उच्चारण यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण ये बन रहा है। अगला आप देखिए, अगला क्वेश्चन है तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि आई है, तिरस्कार में विसर्ग संधि अपने को देखने को मिलेगी। तिरह प्लस कार, विसर्ग संधि इस तरह से होगी संधि विच्छेद इसका। ए और आ यहाँ पर विसर्ग में है, और दूसरी ओर कै, ख, पै, फ है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होने वाली है। तीह प्लस कार, तो तिरस्कार। पुरोधा शब्द में संधि कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2015 में क्वेश्चन आएगा, पुरोधा शब्द में संधि कौन सी है। तो पुरोधों का संधि विच्छेद करेंगे, पुरः प्लस धा, तो विसर्ग संधि का ही ये उदाहरण है, जिसमें यहाँ पर विसर्ग संधि आपको करना है पुरः प्लस धा, ये यहाँ पर संधि विच्छेद इसका हो गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। तो सामाजिक का संधि विच्छेद अपने पास में नहीं होगा, संधि न होकर के इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, समाज प्लस एक सामाजिक, गुणवाचक तदित प्रत्यय। बाकी में इनमें संसार सम प्लस सार व्यंजन संधि का उदाहरण है। अत्यंत अति प्लस अंत यण संधि का उदाहरण है। सदाचार सत प्लस आचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस तरह से आपको समझना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परोपकार में किस संधि का प्रयोग अपने को देखने को मिला है। तो यहाँ पर L1 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो गुण संधि का उदाहरण है प्र प्लस उपकार ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाएंगे, गुण संधि का ये उदाहरण है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम शब्द में वी प्लस आयाम यहाँ पर होगा, क्योंकि यह यण संधि का उदाहरण है। ई और आ मिलकर के या यहाँ पर बन जाएगा। संहारक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संहारक का है सम प्लस हारक। सदैव सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पर होगा सदा प्लस एव। सदैव का क्या होगा? सदा प्लस एव, जो कि क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, पर पीड़कोन्मुख शब्द का सही आपको संधि विच्छेद करना है। तो पर पीड़ा प्लस उन्मुख, पर पीड़क प्लस उन्मुख, ये अपने पास में सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पर पीड़क ओ उन्मुख यहाँ पर रहेगा, ए और ओ मिलकर के ओ बन रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर गुण संधि हो रही है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, निहितार्थ शब्द में संधि क्या है? निहित प्लस अर्थ, संधि विच्छेद क्या होगा? निहित प्लस अर्थ, ए और ए मिलकर के आ बन रहे हैं, तो दीर्घ संधि अपने सामने दीर्घ स्वर संधि ये बन जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको देखना है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का यहाँ पर होगा पो प्लस इत्र, जिस तरह से पवन का हुआ था तो पवन का पो प्लस अन, तो इस तरह से पवित्र का भी पो प्लस इत्र, इस तरह से आपको समझना है। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है चिंतन का चिम प्लस तन, चिम प्लस तन यहाँ पर होगा मैं प्लस तय ध न, तो यहाँ पर क्या होगा? न, मैं का न हो जाएगा और बाकी वो क्या वो रहेगा, तो यहाँ पर मैं न में बदल जाएगा, इस तरह से आपको समझना है। जिसमें आप ये देखिए कि चिम प्लस तन चिंतन हो जाएगा, परम प्लस तु परंतु हो जाएगा, चिरम प्लस तन चिरंतन हो जाएगा, सम प्लस तोष संतोष हो जाएगा, सम प्लस तुष्ट संतुष्ट हो जाएगा, सम प्लस ताप संताप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति शब्द का संधि विच्छेद का उदाहरण है। संपत्ति का यहाँ पर व्यंजन का उदाहरण है सम प्लस पत्ती, सम प्लस पत्ती संपत्ति व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या है? संधि का प्रचार अपने को पता करना है, तो यण संधि के अंतर्गत आएगा अति प्लस आचारी अत्याचारी, ई और आ या हो रहा है, यण संधि का उदाहरण ये हो रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? तो महो प्लस अधि में यहाँ पर महो प्लस दधि यहाँ पर होगा। रत्न प्लस आकार, रत्नाकार में आ हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि हो रही है, पर अपने को गुण संधि पूछा है। नी प्लस रस यहाँ पर विसर्ग हो रहा है निरश में। कठोर में क प्लस ठोर, तो यहाँ पर उपसर्ग यहाँ पर हो रहा है, क उपसर्ग जुड़ करके संयोग यहाँ पर हो रहा है। महा प्लस उदय उद्धि यहाँ पर होगा, तो महोद्धि, तो गुण संधि ये हो रही है। तो इस तरह से ये सारे उदाहरण आपको संधि में ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में संधि नहीं पढ़ा है, बस कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जिन जिन टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आए हैं उन सब संधि प्रकारों को हमने यहाँ पर देखा है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आपको इन प्रकारों को जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं। बट अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन यहाँ पर हो गया होगा सभी संधि प्रश्नों को लेकर के। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है उपसर्ग। उपसर्ग का पहला प्रश्न देखिए, कौन से शब्द में उपसर्ग है? कौन से शब्द में उपसर्ग है? तो उपयोगिता, उप प्लस योगिता। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सभ्यता में सभ्य प्लस ता, सभ्य प्लस ता जो है, और भटकता क्या होगा? भटक प्लस ता, और इधर पूजा प्लस पूज प्लस आ, तो ये सारे प्रत्यय हैं, और अपने को उपसर्ग अपने को पूछा है तो उपयोगिता में उप प्लस योगिता यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए कि विसर्ग में उपसर्ग है, विसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो विसर्ग में यहाँ पर आपको समझना है कि वी उपसर्ग है, वी प्लस सर्ग। विकृति, विकृति में क्या रहेगा? वी उपसर्ग रहेगा, क्र प्लस ती, विकृति। वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो बै में निर और विरोध, इस तरह से निर्विरोध। निर्माण में निर प्लस मान, तो निर्माण ये हुआ, तो निर उपसर्ग हुआ। निरीक्षण में निर प्लस इक्षण, निरंकुश में निर प्लस अंकुश, तो निर उपसर्ग यहाँ पर एक ही उपसर्ग आ रहा है, बट अपने को दो उपसर्ग वाला शब्द ढूंढना है, तो निर प्लस विरोध यहाँ पर होगा, तो निर प्लस वी प्लस रोध, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा, और दो यहाँ पर उपसर्ग काम में आए हुए हैं। अगला यहाँ पर 75वां प्रश्न है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कु प्लस रूप, कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल, तो कु प्लस शल, यहाँ पर इनका संधि विच्छेद क्या होगा? कु प्लस रूप, कु प्लस कर्म, कु प्लस चाल। कु उपसर्ग का प्रयोग बुरे के अर्थ में यहाँ पर हुआ है। इनमें तीन जो ये हैं, कुरूप, कुकर्म और कुचाल में, इनमें बुरे के रूप में हुआ है, जबकि
कुशल शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनमें हुआ है कुशल जो शब्द है ये आपका उपसर्ग वाला नहीं है, तो ये आपको बी ऑप्शन टिक कर देना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अ उपसर्ग आपको पता करना है। अ उपसर्ग है आचरण में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में, अनुसार में। तो यहाँ पर अहिंसा में अपना यहाँ पर आज अ उपसर्ग रहेगा, अ प्लस हिंसा। अ प्लस हिंसा रहेगा, अ प्लस हिंसा मूल शब्द यहाँ पर है। आचरण में आ उपसर्ग में चरण मूल शब्द है, और अंतर्राष्ट्रीय में अंतर अव्यय है और राष्ट्रीय मूल शब्द है। अंतर एक अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। अनुसार में अनु उपसर्ग प्लस व सार शब्द यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये यहाँ पर आपको अ उपसर्ग के बारे में कुछ जानकारी रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय निर्मित शब्द जो है वो अपना यहाँ पर कुरीतियाँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग भी है, तत्सम शब्द भी है, और हिंदी के प्रत्यय से, तो कुरीतियाँ यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला शब्द यहाँ पर व्याख्या इसकी अपन करके देखते हैं। तो कुरीतियों शब्द में कु उपसर्ग रीति इसमें मूल शब्द है जो कि तत्सम शब्द है, और यो जो है वो हिंदी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कुरीति यो, कुरीतियों इस तरह से हुआ है। दार्शनिक में दर्शन प्लस इक है, पाश्चात्य में पश्चात प्लस ये है। विदेश शब्द में उपसर्ग है, तो विदेश में यहाँ पर वी उपसर्ग है, वी प्लस द्वेष, विद्वेष यहाँ पर है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्याचार में अति प्लस आचार्य है। अनुचित शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अनुचित में अन प्लस उचित, अनुचित जो उचित न हो, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अनर्थ का क्या है, अन प्लस अर्थ में अन उपसर्ग यहाँ पर आया है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 82 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग के उदाहरण आपको देखने हैं। तो अप्रिय, प्रिय अ और प्रिय होगा, और अधीर का अ प्लस धी रहेगा, तो यही वाला उदाहरण अपना हो जाएगा। अवगत में औ उपसर्ग है, औ प्लस गत। अवगम में औ प्लस गम होगा, और अनुज में अनु प्लस जय, और अनुग्रह में अनु प्लस ग्रह है। अनुरूप में अनु प्लस रूप, अवतार में औ प्लस तार। इस तरह से आपको ये उपसर्ग ध्यान रखने हैं यहाँ पर। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना आता है, उद उपसर्ग वाला शब्द है। उद उपसर्ग वाला शब्द 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उत्साह, उद प्लस शाह, उत या फिर उद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर शाह यहाँ पर होगा, उपकार में उप प्लस का उपहार होगा, और आदेश का आ प्लस देश, दुर्गुण का दुर प्लस गुण। इस तरह से आपको उत्साह करेक्ट आंसर यहाँ पर होएगा। 84वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है सम यहाँ पर होगा, तो सम ब ऑप्शन अपना करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सम प्लस पूर्ण जो कि व्याख्या में दिया हुआ है। इसके बाद में 5वां टॉपिक आ जाता है अपना प्रत्यय को लेकर के, जो कि शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। किस समूह में सभी शब्दों में प्रत्यय है? L1 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, दयालु, डिबिया और अज्ञानी। यहाँ पर आप समझिए कि अधर्म में अ प्लस धर्म है, ये क्या है, उपसर्ग है। सामान्य में समान प्लस ये, तो ये प्रत्यय है। गौरव गुरु प्लस अ है, प्रत्यय है। तो यहाँ पर सभी अपने प्रत्यय नहीं है। दूसरा ऑप्शन दया में दया प्लस आलू, डिबिया में डिब्बा प्लस इया, अज्ञानी में अज्ञान, अ प्लस ज्ञान प्लस ई, अज्ञानी। इस तरह से हो गया है। और तीसरा क्या है, गुड़ियाँ, तो गुड्डा प्लस इया। शंकर में सम प्लस कर। प्यास में रूढ़ शब्द, ये प्यास है। घर जो है वो रूढ़ शब्द है। राजमहल, राज प्लस महल संयोग है। कशीला, कस प्लस एला। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है अपना 86 नंबर पे क्वेश्चन है, इन प्रत्ययों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक करना है, जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुजारिन, इन यहाँ पर पुजारिन में ही हुआ है। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पुजारिन की व्याख्या अपने को देखनी है कि पुजारी प्लस इन यहाँ पर होगा। पुजारी प्लस इन, पुजारिन स्त्री वाचक यहाँ पर बन जाएगा। एक प्रत्यय है, तो प्रत्येक यहाँ पर होगा, प्रत्येक। और यहाँ पर ये क्या है, यण संधि अविभाव समास यहाँ पर हो रहा है। और अनेक में यहाँ पर हो रहा है, तो अन प्लस एक हो रहा है। जबकि यहाँ पर आत्मा और इक की बात करेंगे तो आत्मिक यहाँ पर हो रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट अपना रहेगा, आत्मा प्लस इक। तो इक प्रत्यय अपने को पता करना था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 88 नंबर पे, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय से धैर्य बना है, धैर्य, धीर प्लस ये, तो धैर्य यहाँ पर बना है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? आरटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? यहाँ पर आप देखिए कि विशेष शब्द में वी उपसर्ग व शेष मूल शब्द है।
तो वी प्लस शेष यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है इसमें। और बाकियों में तीनों में पीढ़ियों में पीढ़ी प्लस यों, लड़ना में लड़ प्लस ना, और सैकड़ों में सैकड़ सैकड़ा प्लस ओ, तो ये यहाँ पर प्रत्यय का काम हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 90 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है अपना, निम्न शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो डी ऑप्शन रहेगा पीढ़ी में। पीढ़ी मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग व प्रत्यय का योग संयोग प्रयोग नहीं हुआ है। लोगो लोग प्लस ओ, पशुओं पशु प्लस ओ, सदस्यों सदस्य प्लस ओ, तो यहाँ पर प्रत्यय का काम हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में 91 नंबर पर क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो दान में प्रत्यय नहीं है। दान क्या है? मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है। कोशों में कोश ओ, बनेगी में बन प्लस एगी, दातृत्व में दातृत्व प्लस तव यहाँ पर रहेगा। वह शब्द बताइए जिसमें संधि व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ध्वंसावशेषो जो ये शब्द है, बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। ध्वंसावशेषों में ध्वंस में अवशेषों, दीर्घ संधि का उदाहरण है अवशेषों, और यहाँ पर ध्वंस प्लस अवशेष प्लस ओ, यहाँ पर ध्वंसावशेषों मूल शब्द और प्रत्यय अपना यहाँ पर ओ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका व्याख्या समझ लेनी है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर फुर्तीला में प्रत्यय लगा हुआ है, फुर्ती प्लस इला, फुर्तीला। इला प्रत्यय की अन्य उदाहरण आप देखिए, रसीला, जहरीला, पथरीला, कंकरीला, हटीला, रंगीला, गठीला, शर्मीला, सुरीला, नुकीला, बर्फीला, भड़कीला, नशीला, लचीला, सजीला, फुर्तीला। इस तरह से आपको ये सारे उदाहरण यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं इला प्रत्यय के। इसके बाद में अगला 94 नंबर पर क्वेश्चन है, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अपने को ध्यान रखना है। तो इक प्रत्यय आएगा सामयिक में, समय प्लस इक, सामयिक। प्रतिष्ठित यहाँ पर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर प्रतिष्ठित में रहेगा इत प्रत्यय, प्रतिष्ठ प्लस इत, प्रतिष्ठित। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 96 नंबर पे क्वेश्चन है, जीवन शब्द में प्रत्यय है। जीवन शब्द में है जीव प्लस अन, जीव या फिर न, जीवन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि न उपसर्ग अपना चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विशेष अर्थों में यहाँ पर सी भी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो अगर ये दोनों में से आ रहा है तो कोई सा भी आप करेक्ट करेंगे तो सही रहेगा। इन दोनों में से आपको ध्यान रखना है, या तो अन आपको करना है या फिर न आपको दिख रहा है तो न आप करेंगे। जीवन शब्द में अन व न दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये समझना है। अगला 97 नंबर पर क्वेश्चन है, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। तो शिथिलता में आप यहाँ पर देखिए कि भाववाचक तदित प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग में आया हुआ है, शिथिल प्लस ता। शिथिल विशेषण शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने से बना शब्द है, और शिथिलता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, अतः यह भाववाचक तदित प्रत्यय होगा। इसके बाद में अगला आपने 98 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द इक प्रत्यय के सही उदाहरण है। तो इनमें से शिथिल, शिवालिक और पौर्षिक जो है वो इक प्रत्यय के यहाँ पर सही उदाहरण है। शिवाल प्लस इक, शिवालिक, और पूर्व प्लस इक, पौर्विक। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इन टॉपिक्स में ध्यान में रखनी है। ये इस तरह से प्रत्यय काम में आए हैं। तो मोस्टली जो प्रत्यय थे वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं।